30 जुलाई अब मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे में से एक बन चुका है, क्योंकि इस दिन मैंने सिर्फ ग्रेटनेस ही विटनेस की है, चाहे वो रामायण का ट्रेलर हो या फिर ब्रांड न्यू डे मूवी। अब हम रामायण के ट्रेलर के ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के नॉन स्पॉइलर रिव्यू के बारे में। तो भाइयों, नो वे होम के पास स्पाइडरमैन की स्टोरी को कंटिन्यू करना मार्वल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। उस फिल्म की एंडिंग ने पीटर पार्कर की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। लोग उसे भूल चुके थे, उसे अपने लोग नहीं पहचानते थे और उसकी पर्सनल लाइफ तो पूरी खत्म हो चुकी थी। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल था कि मार्वल इस इमोशनल सेटअप को कैसे आगे लेकर जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और ब्रांड न्यू डे इसी फाउंडेशन पर अपनी कहानी खड़ी करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करती। फिल्म नो वे होम के कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करने के बजाय उन्हें ही अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना देती है। सबसे पहले अगर टोन की बात करें तो फिल्म बाकी एमसीयू स्पाइडरमैन मूवी से काफी अलग फील होती है। होमकमिंग और फार फ्रॉम होम में जो यूथफुल एनर्जी और स्कूल लाइफ का फन था, उसकी जगह यहाँ मैच्योरिटी और इमोशनल वेट ने ले ली है। इस बार फोकस स्पाइडरमैन पर कम है, बल्कि पीटर पार्कर पे ज्यादा है। मूवी बार बार ये याद दिलाती है कि मास्क के पीछे एक ऐसा लड़का है जो दुनिया को बचाता जरूर है, लेकिन खुद अपनी लाइफ को संभाल नहीं पा रहा। इसी वजह से फिल्म इमोशनली काफी ग्राउंडेड फील होती है। टॉम हॉलैंड की परफॉर्मेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट बन चुकी है। जहां अगर किसी को लगता है कि वो सिर्फ फनी और एनर्जेटिक स्पाइडरमैन ही प्ले कर सकता है, तो ब्रांड न्यू डे उस सोच को बदल देगी। इस बार उसके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस भी डायलॉग्स जितना काम करते हैं। कई सीन्स बिना कुछ बोले भी वो पीटर की लोनलीनेस और गिल्ट को फील करवा देती है। ये इजीली उनके करियर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइडरमैन परफॉर्मेंस में से एक है, जो कि मुझे लगता है कि आगे शायद इसको बीट करना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस लेवल पे यहाँ पर स्पाइडरमैन पर फोकस किया गया है, वो अगर आगे ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो शायद फैंस डिसअपॉइंट हो जाए, क्योंकि कहानी रिपीट होगी। इसीलिए आगे की कहानी में वो एक अलग टेक के साथ जाएंगे, जहाँ स्टेक कुछ और होगा। तो शायद ही हमें इस लेवल का परफॉर्मेंस टॉम हॉलैंड की तरफ स्पाइडरमैन के रोल में शायद ही देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं स्टोरी की, जो पीटर के इस इमोशनल जर्नी के अराउंड बिल्ड होती है। पीटर एक ऐसी लाइफ जी रहा है जहाँ सुपर हीरो होने के बावजूद उसकी पर्सनल आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं बचा। वो लोगों को बचाता है, लेकिन किसी की मेमोरीज में एग्जिस्ट नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लग सकता है, लेकिन फिल्म इसे काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करती है। हीरो होने की असली कीमत क्या होती है और सैक्रिफाइस कितना पर्सनल हो सकता है, ये मूवी बार बार दिखाती है। इसी वजह से इमोशनल मोमेंट्स का इम्पैक्ट काफी नेचुरल लगता है। मूवी सिर्फ इमोशंस पर ही डिपेंड नहीं करती। एक्शन डिपार्टमेंट में भी ब्रांड न्यू डे काफी सॉलिड परफॉर्म करती है। स्पाइडरमैन के सिग्नेचर स्विंग सीक्वेंस, क्लोज कॉम्बैट और लार्ज स्केल एक्शन सेट पीसेस विजुअली काफी इंप्रेसिव लगते हैं। एक्शन सिर्फ स्पेक्टेकल क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम करता है। इस वजह से फाइट का इमोशनल स्टेक भी बना रहता है। हल्क और पनिशर जैसे कैरेक्टर्स का इंक्लूजन भी फिल्म को एक फ्रेश फ्लेवर देता है। दोनों का स्क्रीन टाइम लिमिटेड है, लेकिन जब भी स्क्रीन पर वो आते हैं तो मूवी का स्केल इंस्टेंटली बढ़ जाता है। हल्क वाले सीक्वेंस लार्जर देन लाइफ फील देते हैं, जबकि पनिशर की प्रेजेंस फिल्म को स्ट्रीट लेवल इंटेंसिटी प्रोवाइड करती है। स्पाइडरमैन और पनिशर के आइडियोलॉजीज के बीच जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है और फ्यूचर स्टोरीज के लिए भी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। अच्छी बात यह है कि ये कैरेक्टर्स पीटर की स्टोरी को ओवरशैडो नहीं करते, बल्कि उसकी जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिल्म का मिस्ट्री एलिमेंट भी काफी एंगेजिंग है। मार्वल ने ट्रेलर्स में जितना दिखाया था, मूवी उससे काफी ज्यादा सरप्राइजेस होल्ड रखती है। कुछ कैरेक्टर्स और कुछ सिचुएशंस को इंटेंशनली मिस्ट्री में रखा गया है, जिसकी वजह से ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनी रहती है। हालांकि अगर आप लोगों ने काफी सारे ब्रेकडाउन, लीक या रूमर सुने होंगे, तो वो जो रिवील है शायद उतना इम्पैक्टफुल ना लगा हो, लेकिन साथ में एक नाम वहां पर हमें सुनने को मिलता है, जो कि कॉमिक बुक फैन के लिए एक अच्छा ट्रीट बन सकता है, जिसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने रिव्यू पे स्टिक करते हैं। बात करें विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमेटोग्राफी की, तो वो ओवरऑल इम्प्रेसिव है। कई सीक्वेंस का फ्रेमिंग और लाइटिंग फिल्म के डार्कर टोन को परफेक्टली सपोर्ट करता है, स्पेशली वो हार्ट ब्रेक वाला मोमेंट, जो कि आप मेरे वर्ड से ही समझ जाओगे। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड स्कोर की, जो कि इमोशनल और इंटेंस सीन्स को अच्छे से एलिवेट करता है। शायद साउंड ट्रैक में कोई इंस्टेंटली आइकॉनिक थीम ना हो, लेकिन मूवी के मूड को मेंटेन करने के लिए उनका म्यूजिक बखूबी काम करता है। अब अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें
करें तो सभी एक्टर्स अपने रोल में सॉलिड काम करते हैं, चाहे इमोशनल इंटरैक्शंस हो या एक्शन ड्रिवन मोमेंट्स। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स स्टोरी को बैलेंस करते हैं, लेकिन फिल्म का क्लियर फोकस पीटर पार्कर ही रहता है और ये डिसीजन सही लगता है। इस वजह से ऑडियंस उसके इमोशनल आर्क के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहती है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पहली स्पाइडरमैन की मूवी फील होती है एमसीयू में, जहां वो सेंटर में है। अगर आप हार्डकोर स्पाइडरमैन फैन हैं तो आपको स्पाइडरमैन 2 वाली वाइब यहाँ पे आएगी, जहां उसमें भी पीटर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। बस डिफरेंस ये है कि उस मूवी में टोबी का पीटर अपना पावर खोता है और ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। दोनों फिल्मों में जब पीटर अपने सप्रेस्ड और लोनलीनेस पार्ट से उभरता है तो वो एक इम्पॉसिबल टास्क करता है। स्पाइडरमैन 2 में वो ट्रेन को रोकता है, जो कि आज भी आइकॉनिक लगता है। एंड वहीं अगर हम बात करें ब्रांड न्यू डे में, तो यहाँ पर वो हैंड के निंजास के अगेंस्ट जो जेल में फाइट करता है वो काफी ज्यादा एपिक लगता है, क्योंकि यहाँ पर हैंड वही वेपन्स यूज कर रहे होते हैं जो कि स्पाइडरमैन को रोकने के लिए ही बनाए गए थे, डैमेज कंट्रोल द्वारा। इसके अलावा जीन ग्रे उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी, ना कि कमांड दे रही थी, जिस वजह से भले ही यहाँ पे अलग अलग लोगों से पीटर लड़ रहा हो, बट एक्चुअली में वो बस एक ही पर्सन से लड़ रहा था। अब हम बात करें मूवी की खामियाओं की, तो भाई मूवी परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ा इशू पेसिंग का है। सेकेंड हाफ में कुछ पोर्शंस थोड़े से स्ट्रेस्ड फील हो सकते हैं और कुछ फ्लॉ थ्रेड्स और कुछ डिटेल में एक्सप्लोर किया जा सकता था, जिसको उन लोगों ने ऐसे छोड़ दिया। अब जो व्यूअर्स हैं वो अगर नो वे होम लेवल का नॉन स्टॉप मल्टीवर्स फैन सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर हर 10 मिनट में कुछ शॉकिंग कैमियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये मूवी एक डिसअपॉइंटमेंट से कम नहीं होगी। ब्रांड न्यू डे जानबूझकर एक कंपैरेटिवली ग्राउंडेड और कैरेक्टर ड्रिवन अप्रोच लेती है इस पर, क्योंकि उन्हें फिर से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है। अगर वो लोग इसको एज अ ट्रायलॉजी यूज करे तो ये पहला पार्ट के तौर पे काफी बेहतरीन मूवी है। एमसीयू को हर बार सिर्फ बिगर और लाउडर बनने की जरूरत नहीं है, कभी कभी एक इमोशनल और पर्सनल स्टोरी भी उतनी ही इफेक्टिव हो सकती है। ब्रांड न्यू डे वही करने की कोशिश करती है। ये फिल्म स्पाइडरमैन को सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी एक्सप्लोर करती है, और जब ऑडियंस कैरेक्टर के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर लेती है तब एक्शन और क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली अब स्पाइडरमैन उन टीनेजर से ज्यादा वो जॉब वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो अपने जॉब और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उसके बीच में शैटर्ड हो रहे होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जो अपना बच्चा स्पाइडरमैन था, अब वो एक्चुअली में स्पाइडर मैन बन चुका है, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक मैच्योर, इमोशनल और एंटरटेनिंग सुपर हीरो फिल्म है। इसमें एक्शन है, मिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस है और सबसे इम्पोर्टेंट एक मीनिंगफुल इमोशनल कोर है जिससे आज के लोग कनेक्ट करेंगे। अगर तुम स्पाइडरमैन को सिर्फ उसके सूट की वजह से नहीं बल्कि पीटर पार्कर के कैरेक्टर की वजह से पसंद करते हो तो ये फिल्म तुम्हें काफी पसंद आएगी। ये शायद नो वे होम जैसा क्राउड प्लीजिंग इवेंट ना हो, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के मामले में ये एमसीयू के रिसेंट फिल्म से तो काफी ऊपर खड़ी रहती है। अब ये तो मेरा रिव्यू था, आपका क्या कहना है इसका ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, तो अब तक काफी लोगों ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख लिया होगा, तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।